So hello everyone, good afternoon. So today we have to start with the new topic, that is income from salary. In the last lecture you have learned what is basic stuff, basic about concepts of tax and residential status we have learned in the previous lecture. And I give you the basic introduction also about what is first head, that is the income from salary. Okay, we'll revise first, then I will continue again. As I told you, that is something which is comes at 2G speeds and goes away at 4G speeds. मैं हम लोग ने लास्ट लेक्चर में भी बात किया था कि ऐसी कौन सी चीजें जो आपके पास 2G की स्पीड से आती है, आपके पास 2G की स्पीड से आती है और 4G की स्पीड से चली जाती है। तो मैंने आपको बताया था कि लोगों की सैलरी क्या होता है, 2G की स्पीड से आती है। 2G की स्पीड मतलब पूरा महीना आपको काम करना पड़ता है, स्लोली 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 आप पूरा मंथ काम करते हो, फिर आपको एक दिन वो सैलरी आता है और वो 4G की स्पीड से फटाक से उठ जाता है, पता भी नहीं चलता कि वो सैलरी कहाँ पे आपका खत्म हो गया है। तो यहाँ पे ये है फर्स्ट टॉपिक, दैट इज आपको यहाँ पे जो लर्न करना है। तो आपको यहाँ पे बताया है, देखो एक पर्सन लेके खड़ा है, दैट इज उसका सैलरी लेके वो खड़ा है, तो हम लोग को फर्स्ट हेड जो पढ़ना है दैट इज उसका सैलरी इनकम। मतलब कोई भी एम्प्लॉय का, अगर कोई जॉब पे है तो उसका एम्प्लॉय का सैलरी आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो फर्स्ट हेड हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। टोटल वी हैव 5 हेड्स, दैट इज इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। सो हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है दैट इज इनकम अंडर हेड सैलरी। तो यहाँ पे हम लोग फर्स्ट चीज देख रहे हैं कि इसका सैलरी का बेसिक ऑफ चार्जेस क्या है। बेसिस ऑफ चार्जेस मतलब यहाँ पे आपको सेक्शन दिया हुआ है, दैट इज सेक्शन 15। याद रखना, सैलरी का जो बेसिस चार्जेस होगा दैट इज 15। मतलब यहाँ पे सैलरी का सेक्शन ही स्टार्ट होता है 15 से। मतलब आपको पूरे टॉपिक में इनकम फ्रॉम सैलरी के हेड के अंदर आपको 15 टू 17 तक का पढ़ना है। वो आपको दो सेक्शंस पढ़ने हैं यहाँ पे, 15 टू 17। तो 15 क्या बोलेगा आपको, वो बेसिक ऑफ चार्जेस है, मतलब आपको चार्जेस करना है इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। अगर आपको सैलरी मिल रहा है, आप ये हेड के अंदर उसको टैक्सेबल बता सकते हो। ये सेक्शन 15 बोल रहा है। तो यहाँ पे आपको लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि सैलरी टैक्सेबल कौन से पॉइंट पे होगा। यहाँ पे ये लोग ने बोला है कि सैलरी इज टैक्सेबल एट अर्लीस्ट पॉइंट। अर्लीस्ट पॉइंट मतलब कौन सा पॉइंट। यहाँ पे हमने दो चीजें देखी थी, एक तो ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। हमने दो चीजें यहाँ पे देखी हुई है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान दोगे आप, ध्यान आपको ये देना है कि आपको पहले पैसा आ रहा है या फिर रिसिप्ट हो रहा है, ड्यू हो रहा है या रिसिप्ट हो रहा है, आपको जो भी है व्हिचएवर इज अर्लियर आपको यहाँ पे ध्यान देना है। मैं हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देखा था, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर कैसे होता है। तो यहाँ पे देखो ये पर्सन है, ऑफिस गोइंग पर्सन है। अगर ये ऑफिस गोइंग पर्सन है तो इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मैंने आपको बताया था कि इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अज्यूम करो कि 15 में इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है और इसको हर महीने की सैलरी जो मिलती है वो 10 जून को मिलती है। सी नॉर्मली ये जो पर्सन काम कर रहा है वो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया की पॉलिसी है, क्या पॉलिसी है कि हर जैसे जो मंथ आप काम करोगे इसकी नेक्स्ट मंथ ही आपको एक साथ 20 तारीख के अंदर कभी भी हम लोग आपको एक चेक दे सकते हैं। ओके, सो ये मैं इंडिया की बात कर रही हूँ। इन इंडिया नॉर्मली इसका अगर 15 मई डेट ऑफ ज्वाइनिंग है तो इसको सैलरी कब मिल रही है। इसकी कंपनी की पॉलिसी है कि हर महीने की 10 तारीख को आपको हम लोग सैलरी देंगे, हर महीने की 10 तारीख को। ठीक है। सो लेकिन नॉर्मली मई मंथ का सैलरी आपको ड्यू कब हो जाता है। ड्यू मतलब आपका सर्विस कभी खत्म हुआ तभी आपको पैसा मिल जाना चाहिए, दैट इज योर ड्यू अमाउंट। और रिसिप्ट मतलब जो आपको एक्चुअली रिसीव हुआ होगा। तो ये सिचुएशन में क्या हो रहा है, आपका ड्यू कब हो जाना चाहिए, ड्यू आपका हो जाना चाहिए जब आपका मंथ खत्म हो रहा है, दैट इज 31 मई। अगर आपने मई मंथ में काम किया है तो 15 मई से अगर आपने ज्वाइन किया है और आप 31 मई तक मतलब जॉब करोगे पूरे मंथ का, तो आप क्या करोगे 15 मई से लेकर 31 मई तक आप देखोगे आपने मई मंथ में कितना दिन सर्विस दिया। मई मंथ में आपने 15 दिन की सर्विस, 16 दिन की सर्विस दी है तो 16 दिन का आपको पैसा मिलना चाहिए। लेकिन ड्यू कब होता है, जब आपका मई मंथ खत्म होता है, मतलब सर्विस का मंथ खत्म होगा तभी ड्यू हो जाना चाहिए। लेकिन मिलता कब है, नेक्स्ट मंथ में मिलता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है, गवर्नमेंट बोलती है आप लोग वेट कर सकते हो 10 तारीख तक, हम नहीं वेट कर सकते। इसके लिए हमने ये रूल बनाया है कि ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर। अगर आप नेक्स्ट की बात करोगे कि इन एमएनसी कंपनी, एमएनसी कंपनी की अगर हम बात करें तो यही पर्सन है, उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग अगर आपको मैं बताऊं कि 5 अप्रैल है, अगर इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 अप्रैल है
इसको सैलरी रेट बोला गया है कि 27 अप्रैल। मतलब नॉर्मली एमएनसी कंपनी में क्या होता है, आपको जो सैलरी मिलेगी, आपको जो सैलरी मिलेगी वो ड्यू डेट के पहले ही मिल जाएगी, ड्यू डेट के पहले ही मिलेगी। अगर आपको देखो 5 अप्रैल मंथ अगर आपका खत्म होगा 30 अप्रैल को, तभी आपका ड्यू होना चाहिए। मतलब अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग 5 अप्रैल है तो आपका ड्यू कब होना चाहिए, जब आपका अप्रैल मंथ खत्म होता है तो ड्यू हो जाना चाहिए, दैट इज ड्यू ऑन 30 अप्रैल। ओके, बट आपको मिलता कब है, रिसिप ऑन 27 अप्रैल। मतलब नॉर्मली आपको क्या हो रहा है, 30 अप्रैल को मिलना चाहिए था पैसा, आपको 27 अप्रैल को ही मिल जा रहा है। मतलब ये एमएनसी कंपनी में क्या हो रहा है, आपको रिसिप पहले हो रहा है। तो गवर्नमेंट बोल रही है कि अगर आपको पैसा आपके हाथ में आ चुका है तो हमको क्यों वेट करा रहे हो आप, हमको भी पैसा दे दो ना। इसके लिए यहाँ पे बोला गया है ड्यू और रिसिव व्हिचएवर इज अर्लियर। ये जिस एग्जांपल था आपको समझाने के लिए, ड्यू रिसिव कब होता है वो आपको यहाँ पे मैंने समझाया। नेक्स्ट यहाँ पे आपको मेरे को मीनिंग बताना है, आपको सैलरी का मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या रहेगा। तो आपको फर्स्ट यहाँ पे बोला है देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। यहाँ पे बोला है देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब जैसा एम्प्लॉय बोलेगा, मतलब जैसे एम्प्लॉयर बोलेगा वैसे एम्प्लॉय काम करेगा। तो अगर ऐसा कुछ इनकम है तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आप टैक्सेबल बता सकते हो। सेकेंड पॉइंट बोला है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपका एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। जैसे वो अपॉइंटमेंट लेटर आपको दिया जाता है, तो वो अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर क्या क्या लिखा होता है, अपॉइंटमेंट लेटर के अंदर लिखा होता है कि आप क्या काम करोगे, कितना काम करोगे, कितने समय, कितना टाइमिंग रहेगा आपका, आपका पोस्ट क्या है, आपकी सैलरी कितनी है, आपको वीकली ऑफ कितना है, इंक्रीमेंट कितने टाइम में दिया जाएगा, आप कितने टाइम से पहले जॉब नहीं छोड़ सकते हो, ये सब चीज़ें आपको वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। तो एम्प्लॉई का एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे साइन होता है कि आप इतना टाइम तो आपको कंपल्सरी काम करना ही पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें होती है, तो अपॉइंटमेंट लेटर में बताया होता है। तो ऐसा भी अगर है तो वो आपकी सैलरी माना जाएगा। लेकिन अगर ऐसा कुछ साइन नहीं किया, आप ऐसे ही जॉब करें, तो वो आपका सैलरी नहीं होगा, वो आपका नॉर्मल इनकम होगा। अब ये हेड में नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे आपको मतलब बताया कि पहला पॉइंट क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए। सेकंड, आपका एम्प्लॉयर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर, दैट इज एग्रीमेंट ऑफ साइन होना चाहिए, जहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर पे सिग्नेचर किया जाता है, आपका सिग्नेचर लिखा रहता है, लिया रहता है। थर्ड, आपको बोला है कि पेमेंट शुड बी इन द कोर्स ऑफ योर एम्प्लॉयमेंट। मतलब आपका जो पेमेंट होगा आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब एग्रीमेंट में लिखा हुआ होना चाहिए कि आपके हिसाब से क्या है, आपका पोस्ट क्या है, वो आपको वहाँ पे लिखा होना चाहिए। तो वही इनकम आप यहाँ पे बता सकते हो। यही यहाँ पे लिखा है कि पेमेंट शुड बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जरा एग्जांपल लेते हैं कि इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या। सो वी हैव टेकन द एग्जांपल आल्सो इन द प्रीवियस लेक्चर, लेट्स सी अगेन। दैट इज यहाँ पे बोला है कि सैलरी इनकम मतलब क्या, इज इक्वल टू, यहाँ पे बताया है कि एरिया ऑफ सर्विस प्लस एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप। मतलब ये दो चीजें मायने करती है, तो आप उसको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में बोल सकते हो। मतलब आपका एरिया ऑफ सर्विस क्या है, मतलब आपका काम करने का कौन से एरिया में आप काम कर रहे हैं, मतलब आपको कौन सा डिपार्टमेंट दिया हुआ है, जैसे आपका पोस्ट क्या है वो आप बोल सकते हो। जस्ट टेक एग्जाम्पल हो हियर, दैट इज अगर आप, मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि एक सर है, एक सर है, वो एज अ प्रोफेसर यहाँ पे कॉलेज में पढ़ाता है। ठीक है, अगर वो कॉलेज में पढ़ा रहा है, उनका कॉलेज टाइमिंग है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो उनका कॉलेज टाइमिंग है 8 से 2। अज्यूम करना 8 से 2 उनका कॉलेज टाइमिंग है। वो 3 बजे तक फ्री हो जाते हैं, घर पे आके खाना वाना खा के 3 बजे तक फ्री हो जाते हैं। वो बोलते हैं 1 घंटा में सोता हूँ, तो ठीक है चलो 3 से 4 वो सो जाते हैं, 4 बजे। बट उनको रात को नींद कब आएगी, रात को नींद 12 बजे के पहले उनको आती नहीं है। तो अभी वो क्या करेंगे, उन्होंने सोचा कि नहीं मैं एक काम करता हूँ, मेरे बाजू में है ना प्राइवेट क्लासेस है, वहाँ पे मैं बोल देता हूँ मेरे को पेपर चेकिंग का काम करना है, आप कर, मतलब वहाँ पे मैं चाहता हूँ जॉब के लिए, अगर उनके पास जो भी काम रहेगा मैं करूँगा। तो उनके पास पेपर चेकिंग का काम है। ठीक है, आप पेपर चेकिंग का काम कर रहे हो, देखो यहाँ पे ये पेपर चेकिंग का भी काम कर रहे हैं, ये क्लासेस में आप जाने के बाद आप गए, तो यहाँ पे भी आपको सैलरी मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉलेज में जो पढ़ा रहे थे 8 से 2, वहाँ पे आपको 15,000 सैलरी मिल रहा है, और यहाँ पे आपने पेपर चेकिंग का काम हाथ में लिया, वहाँ पे आपको 5,000 सैलरी मिल रहा है। तो कौन सा सैलरी आप इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल बताओगे, 15,000, 5,000 या 20,000? आपको क्या लगता है कौन सा इनकम होना चाहिए, जो जिसका आपने एग्रीमेंट साइन बनाया होगा, आपने जिसका लिए एग्रीमेंट साइन किया होगा वो। नॉर्मली आपका ये जो एज अ प्रोफेसर का जो लेक्चरर अगर आपने जॉब ज्वाइन किया होगा, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर तो होगा ना आपके पास, एग्रीमेंट में लिखा होगा ना कि आपका टाइमिंग ये रहेगा, आप ये सब्जेक्ट पढ़ाओगे, आपका पोस्ट क्या है, आपको वो सब है। क्या आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे ये लिखा होगा कि आप एक्स्ट्रा टाइमिंग में आप पेपर चेक करोगे?
नहीं, मैंने आपको ऐसा कभी नहीं बताया कि उनके अपॉइंटमेंट लेटर पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है। मतलब ये जो सैलरी आ रही है उनको 5000 जो पेपर चेकिंग से सैलरी आ रही है, ये इनका सैलरी नहीं है, ये इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं। सिर्फ नॉर्मली मेरे लिए तो सैलरी है, गवर्नमेंट के हिसाब से आप इसको इनकम फ्रॉम सैलरी नहीं बोल सकते। मुझे नाम से क्या करना है, मुझे तो पैसा आ रहा है ना, बात खत्म। बट गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोलती है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आप हेड बताओ ये सैलरी कहाँ जाएगा, आपको 5000 सैलरी तो है, तो ये 5000 को आप इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स बोलोगे। आपका इनकम तो है लेकिन आपके अपॉइंटमेंट लेटर पे किधर भी नहीं लिखा है, 5000 का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं बनाया गया है, तो ये आपको कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आएगा। कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में वही चीजें आती है, जैसे कि 15,000 वाला सैलरी आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है, एक्स्ट्रा पेमेंट आपके कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में नहीं आ रहा है। मतलब अगर आप मतलब कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में जो जो लिखा होगा वही इन्फॉर्मेशन का पैसा आपको मिलना चाहिए, जितना आपके सिलेबस में उतना ही पढ़ो, ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो वो ये सिलेबस का नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये जस्ट एग्जाम्पल था। तो एम्प्लॉयमेंट वाला मैंने आपको बता दिया। फिर इनकम ऑफ सैलरी के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ये 4 चीजें आपको पढ़नी है। दैट इज मीनिंग 17(1) के अंदर आपको पढ़ना है, जो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 3 मीनिंग है। मीनिंग के अंदर नॉर्मली एक पैराग्राफ है, बट मैंने इसको 3 पॉइंट में कवर अप किया है। कौन सा? फर्स्ट पॉइंट, देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। सेकेंड, एग्रीमेंट ऑफ सर्विस आप बोल सकते हो। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे लेना है कि पेमेंट शुड बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये 3 चीजें ये मीनिंग है जो सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 के अंदर कवर अप होती है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है कि डिडक्शन क्या क्या होता है। अंडर सेक्शन 16 के अंदर डिडक्शन क्या क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। इसके बाद अलाउंसेस क्या क्या है वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। अलाउंसेस का मतलब क्या है, क्या होता है, वो सब चीज़ आपको यहाँ पे पढ़नी है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट्स क्या होगा, कोई भी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट बेनिफिट्स अपना एम्प्लॉयर क्या क्या दे सकता है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है 1 बाय 1। मीनिंग हमारा पढ़ के हो गया है, तो हम लोग को ये तीनों चीज़ें एक एक चीज करके पढ़नी है। ठीक है, तो हम लोग विल स्टार्ट विद द अलाउंसेस। डिडक्शन हम बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज डिडक्शन मतलब क्या होता है, ये मेरे लिए बेनिफिट है। गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अगर आपने कोई इनकम अर्न किया तो उसके पीछे आप जो इनकम अर्न कर रहे हो थोड़ा सा हम डिडक्शन देंगे। डिडक्शन मतलब आपको थोड़ा सा रिलीफ देंगे, मतलब आपको पूरा टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आप हमारे यहाँ से भी डिडक्शन ले सकते हो। तो यहाँ पे नॉर्मली 3 डिडक्शन अवेलेबल है जो हम लोग देखने वाले हैं, क्या होता है क्या नहीं वो हम बाद में देखेंगे। अलाउंसेस। अलाउंसेस मतलब आपको सैलरी के अलावा एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर आपको क्या क्या दे रहा है इनकम में, एज अ कैश में, तो आप यहाँ पे बता सकते हो एज अ अलाउंसेस। आपका एम्प्लॉयर एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देता है सैलरी के अलावा, दैट इज अलाउंसेस। रिटायरमेंट बेनिफिट आप देख सकते हो कि पीएफ का अमाउंट मिल रहा है या फिर पेंशन मिल रहा है, ग्रेचुटी मिल रहा है, लिव इन कैशमेंट मिल रहा है, ये सब रिटायरमेंट बेनिफिट्स है, रिटायरमेंट के टाइम पे आपको मिलेगा। तो ये सब बेनिफिट्स हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, सो विल स्टार्ट विद द जनरल पॉइंट्स टू बी रिमेंबर। फर्स्ट पॉइंट, आपको ये सब चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि फर्स्ट एंड सैलरी एंड वेजेस, मतलब ये टॉपिक में आप ऐसा, सी टॉपिक का नाम क्या है, इनकम फ्रॉम सैलरी, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि सिर्फ सैलरी इनकम रहेगा तो आप यहाँ पे टैक्सेबल करोगे, नहीं, तो वेजेस वाले कहाँ जाएंगे। तो यहाँ पे दोनों बोला है, यहाँ पे बोला है कि इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब क्या है, सैलरी प्लस वेजेस ऑल्सो, बोथ शुड बी इंक्लूडेड ओवर हियर। सेकेंड बोला है इफ सैलरी इज रिसीवेबल फ्रॉम वन एम्प्लॉयर, मतलब क्या ये पॉसिबल है कि आपको सैलरी एक एम्प्लॉयर के अलावा भी मिल सकता है क्या, पॉसिबल है। अगर आपने मतलब एट ए टाइम आप 2 सर्विस कर रहे हो तो आपके पास 2 एम्प्लॉयर होंगे, आप 2 कंपनी ज्वाइन कर रहे हो तो 2 एम्प्लॉयर होंगे, और दोनों से अगर आपने अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा आपको तो ही इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगा। मतलब हो सकता है कि आप 2 कॉलेज में पढ़ाते हो, एक मॉर्निंग कॉलेज में एक शाम के कॉलेज में, हो सकता है ना, सीनियर को मॉर्निंग में जूनियर को आफ्टरनून में, ऐसा अगर आपने पढ़ाया रहेगा, दोनों से आपको अपॉइंटमेंट लेटर आया है, दोनों से सैलरी आ रही है, तो आपके पास 2 एम्प्लॉयर हो गए, एक जूनियर वाला एम्प्लॉयर एक सीनियर कॉलेज का एम्प्लॉयर, तो 2 एम्प्लॉयर हो गए, मतलब पॉसिबल है। तो यहाँ पे वही बोला गया कि अगर आपको सैलरी मिल गई होगी या मिलने वाली होगी, इफ रिसीव्ड और इट्स रिसीवेबल फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक का ही एम्प्लॉयर से पैसा आया वही टैक्स भरूंगा, दूसरे का नहीं कर सकता हूँ, नहीं, क्यों, दूसरे वाला इनकम नहीं है क्या आपके लिए, इनकम है ना, तो आपको दोनों पे टैक्स पे करना पड़ेगा। थर्ड आपको बोला है फोरगोइंग ऑफ सैलरी। फोरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब यहाँ पे आपको यहाँ पे ये समझना है कि आपने सैलरी को छोड़ दिया रहेगा, मतलब सैलरी आपको नहीं मिली, आप भूल गए सैलरी को, अब सैलरी लेना भूल गए, फोरगोइंग ऑफ सैलरी, तो भी वो टैक्सेबल होगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल से आपने कोई कंपनी ज्वाइन किया, कॉल्ड एज एबीसी लिमिटेड, आपने कंपनी ज्वाइन किया, आपने कंपनी ज्वाइन किया, फिर आपको यहाँ पे बोला कि
1 साल हो गया आपको यहाँ पे काम करते हुए, अभी आपने इंक्रीमेंट की बात की तो वो इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं, अभी मेरे को जॉब छोड़ना है, दूसरी कंपनी में जाना है, तो उन्होंने आपको क्या किया, लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दी, लास्ट मंथ की सैलरी नहीं दी, आपको बोला अगले महीने आके ले लेना, अब अगले महीने गए तभी भी नहीं दिया, फिर बाद में आए, अब मतलब एवरी ईयर, मतलब एवरी मंथ आपको बोलता था अगले महीने आके लेके जाना, आप जाते भी थे, ऐसा करते करते अभी आपको 1 साल हो गया, करते करते 1 साल हो गया और आपको अभी तक लास्ट मंथ की सैलरी नहीं मिली है, तो अभी आप क्या करोगे, एवरी ईयर चाहते हो, और अलग से सिर्फ पैसे लेने के लिए जाना अच्छी बात है, अपना ही सैलरी अपने को जाना चाहिए, बरोबर है, लेकिन हमारे पास टाइम भी तो होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने ये जॉब ज्वाइन किया, दूसरा जॉब ज्वाइन भी तो किया रहेगा ना किधर, तो वहां पे मेरे पास टाइम तो होना चाहिए वापस आपके पास आने के लिए, पैसा मांगने के लिए, मैंने आपको बोला आप पैसा, वो बोला अगले महीने आके लेके जाओ, मैंने बोला ट्रांसफर कर देना, वो बोला ठीक है मैं कर दूंगा, अकाउंट नंबर लिख दो आप, लेकिन अभी तक ट्रांसफर भी नहीं किया, अब थक के उसके पास गए, 2 साल हो गए ऐसा डिस्कशन करते करते, 1 महीने की सैलरी उसने आपको नहीं दी, 2 साल हो गया, एक दिन आप उसके ऑफिस में जाके आपने उसके सामने हाथ जोड़ा, और हाथ जोड़ के और क्या बोला आपने, क्या लगता है आपको क्या बोला होगा, अपने हाथ जोड़ के उसको बोला सर मुझे ये ना 1 महीने की सैलरी नहीं चाहिए, मैं आपको दान में देती हूँ, मैं आपको मेरी सैलरी ऐसे ही दे देती हूँ, मुझे मत देना, आप ऐसा तो मत बोलो अगले महीने आए, अभी मुझको चाहिए ही नहीं तुम्हारा सैलरी, अरे बेटा मैं दे रहा हूँ तुमको, अगले महीने आके लेके जाओ कंफर्म, नहीं 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 चाहिए सर, मुझे नहीं चाहिए, आप पैसा अपने पास ही रखो, ऐसा बोल के आपने वो सैलरी छोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड फोरगोइंग ऑफ सैलरी, आपके हाथ में सैलरी आया क्या, नहीं, आप सैलरी को भूल गए, खुद से ही भूल गए, बट आपने खुद से भूला, वो एम्प्लॉयर तो बोल रहा था ना अगले महीने आके लेके जाओ मैं दे रहा हूँ, फिर भी आप क्या बोले, नहीं यार 2 साल हो गया यार, अगले महीने करता, देता तो नहीं है, तो नहीं देगा, तो जाने दो, करके आपने उसको छोड़ दिया, बट ये टाइम पे आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को टैक्स दोगे या नहीं, इनकम पे, आपको इनकम हाथ में मिला नहीं है तो टैक्स दोगे या नहीं, क्या लगता है, सिर्फ फॉरगोइंग ऑफ सैलरी है, अभी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, अरे यार आपको सैलरी नहीं मिला है, हमको तो क्या करना है, हमारा तो टैक्सेबल लगेगा ही, अर्लीस्ट पॉइंट याद रखो, सैलरी इज टैक्सेबल एट अर्लीस्ट पॉइंट, ड्यू और रिसीव व्हिचएवर इज अर्लियर, सो आपको ये याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको पैसा मिला नहीं है लेकिन ड्यू तो हो गया ना, ड्यू तो 2 साल पहले ही हो गया था, मतलब आपको गवर्नमेंट को टैक्स पहले ही पहुंचाना है, आपको मिले या नहीं मिले गवर्नमेंट को पैसा पहुंचाना, दैट्स कॉल्ड फॉरगोइंग ऑफ सैलरी, मतलब यहाँ पे आपको ये समझना है, ये 3 पॉइंट जो मैंने आपको बताया, सैलरी एंड वेजेस भी टैक्सेबल है, सैलरी अगर आपको रिसीव हो गया तो भी टैक्सेबल है, मिलने वाला है तो भी टैक्सेबल है, क्योंकि ड्यू रिसीव पे आप ड्यू में आप बता सकते हो ना, मिलने वाला है करके ड्यू में आप रिसीव उसको टैक्सेबल बता दो, फॉरगोइंग ऑफ सैलरी मतलब भी टैक्सेबल है, अगर इन केस अगर आपका एम्प्लॉयर पैसा नहीं देता है और आप नहीं लेते हो ऐसा कुछ रहेगा तो उसको टैक्सेबल है। नेक्स्ट आपको बोला है सरेंडर ऑफ सैलरी टू सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 2, अगर आपने गवर्नमेंट को सरेंडर कर दिया आपकी सैलरी, फॉर एग्जांपल से अज्यूम करो आपने एक कंपनी में काम की, मतलब आप घर पे ऐसे ही फ्री बैठे हो, अभी घर पे क्या करते हो आप अपने पैसे का लाइक डैडी का इनकम संभाल रहे हो, डैडी का जो बिजनेस है, डैडी अपना पैसा लेके आते हैं घर पे, पैसा गिनते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, अज्यूम करो आपके पास बहुत पैसा है, अभी आप क्या करोगे, पैसा क्या तो क्या करने का, पूरा दिन टाइम पास नहीं होता है यार, चलो पैसे गिनते हैं, अपने बैठे घर पे पैसे गिनते, तो आप एक रूम में बैठे थे अपने आराम से और पैसे काउंट कर रहे थे, आपकी मॉम आई एक दिन, मतलब किचन से आई आपके रूम में और आपको बोलिए क्या कर रहे हो, तो आपने बोला मैं पैसा काउंट कर रहा हूँ, अरे क्यों टाइम पास कर रहा है, एक एक नोट कब तक गिनेगा, एक काम का मशीन ले ले, आपको मालूम है माँ की बात टाल नहीं सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मशीन आपने खरीद ली, अरे मशीन खरीद लेंगे तो मेरा काम फटाफट हो जाएगा ना, मेरा दिन कैसे निकलेगा, मैं क्या करूंगा दूसरा, तो पैसा बहुत है हमारे पास, हमको कमाने की भी जरूरत नहीं है, तो क्या करूँ टाइम पास तो ऐसे करूँ मेरा, तो अभी आपने क्या सोचा ठीक है मशीन भी लाया, कभी गिनना गिन के हो गया काम खत्म, 1 घंटे का काम था ऐसे आप दिन निकाल देते पूरा, बट मशीन आ गई तो फटाफट काम होने लगा आपका, अभी क्या, अभी आप क्या करोगे, तो आपने सोचा एक कंपनी ज्वाइन कर लेता हूँ, आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हो, आपको सैलरी भी अच्छी खासी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम करो 50,000 सैलरी है मंथली, 50,000 सैलरी है, तो अभी आप क्या करोगे, इसका मंथ पूरा ज्वाइन किया आपने, बोला चल टाइम पास के लिए जॉब तो ज्वाइन कर लेते हैं, आपने काम किया वहाँ पे टाइम पास करने के लिए, आपको सैलरी का दिन आया, आपको ऑफिस में बुलाया अंदर, उसने बोला आपको चेक दिया 50,000 का, नहीं नहीं सर मुझे नहीं चाहिए 50,000 का चेक, वो सर शॉप में देख रहा है क्यों नहीं चाहिए भाई, पूरा महीना काम किया, सब लोग सैलरी के लिए तो काम कर रहे हैं भाई, नहीं नहीं सर मैं सैलरी के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो टाइम पास नहीं होता ना घर पे, इसके लिए मैं यहाँ पे आया, ये लेने को रेडी नहीं है 50,000 का चेक, अभी आप क्या करोगे, एम्प्लॉयर क्या करेगा अभी ये केस में,
एम्प्लॉयर बोलता है मैं किसी का 1 रुपया भी नहीं रखता, वो हरिश्चंद्र है, हरिश्चंद्र जैसा आप समझो। वो बोलता है मैं 1 रुपया भी रखता नहीं किसी का। तो ये टाइम लेकिन पे होता नहीं, क्या बोल रहे हो? ऐसा होता नहीं ना मैडम असली में। नहीं हुआ है, ये रियल केस बता रही हूँ मैं आपको, ये एक रियल केस है, ये मैं आपको जो स्टोरी सुना रही हूँ वो रियल केस है। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मेरे फ्रेंड का भाई है, उसके साथ ही हुआ था ये केस। मतलब ये कैसे घर, मतलब वो अच्छा। डैडी बिल्डर है, तो उनका काम अच्छा खासा हो जाता है, तो उनको पैसे की जरूरत नहीं है, फिर भी वो क्या करेगा, कुछ मतलब वो दिन भर मोबाइल में भी अच्छा। खर्चा। हाँ, तो वो टाइम पे उसने एक कंपनी सैलरी, मैंने आपको गलत बताया, उसका 50,000 सैलरी नहीं था, आसपास कुछ तो था, लेकिन मैं आपको हम्म सिर्फ अंदाजा बताया। तो ये टाइम पे क्या हुआ, उसको जॉब तो ज्वाइन हम्म। कर लिया उसने, बट सैलरी लिया नहीं उसने। और उसका बॉस जो था ना, उसने क्या बोला, नहीं मैं भी ऐसा किसी का रखता नहीं हूँ पैसा, 1 रुपया भी। तो ये टाइम पे उसने क्या बोला, एक काम करो, मेरी तरफ से आप ये पैसा है ना डोनेट कर दो, यहाँ पे इंडिया में, यहाँ पे वो जो होता है ना, डोनेट करना अच्छा है, अच्छा, तो डोनेट हाँ कर दो। डोनेशन, हाँ डोनेशन। तो उसने क्या किया, अपना पैसा वहां पे डोनेशन दिया। तो अभी वो टाइम पे उसने टैक्स पे किया होगा क्या, आपको क्या लगता है? हम्म। तो यहाँ पे आपने डोनेशन किसको दिया वो मैटर करता नहीं, है, अगर डोनेशन आपने था ना टैक्स। क्या, अगर आपने डोनेशन या नॉर्मल यहाँ पे चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह को दिया रहेगा ना, तो टैक्सेबल होगा। अगर आपने अच्छा नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल में अच्छा। दिया है ना, हम उसमें गवर्नमेंट का क्या लेना देना है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया होगा, अगर आप बोलते हो कि लाइक ये लोग को दे दो, मतलब ये फाइटर्स होते हैं ना, आपने मिलिट्रीज वगैरह होते हैं, या फिर ये लोग को देना है, आर्मीज वगैरह को देना है, सोल्जर्स वगैरह होते हैं, ये लोग के लिए अगर आप दे रहे हो, पुलिस वगैरह के लिए दे रहे हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। तो आपने अगर उन लोगों को हम्म। डोनेशन दिया है, या फिर ऐसा वो लोग को सरेंडर करके आप पैसा देते हो, तो आपको टैक्सेबल नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पूरी सैलरी वो और लोग मैं को दे दी है। अब हाँ मंदिर बोलो। विंदिर में जैसे देते हैं वो लोग, तो उसमें नहीं लगता है क्या? मंदिर विंदिर में देते टैक्स तो? मंदिर मंदिर में, हाँ हाँ मंदिरों में हाँ, नहीं या नहीं, अनाथ टैक्सेबल आश्रम है, जैसे हो गया, वो सब तो, अरे हाँ, आपकी इनकम में से आप दे रहे हो उसमें ना। भी टैक्स लगता है? हाँ, नॉर्मली लगेगा ना, गवर्नमेंट का इसमें क्या फायदा हम्म। है। गवर्नमेंट का क्या है, गवर्नमेंट बोलती है हमारी कोई, अगर आप दे रहे हो फ्रेंचाइजी में, या फिर हमारा कुछ रिलेशन है उसमें, तो आप दे रहे हो तो टैक्स नहीं लेंगे हम, बाकी तो लेंगे हम लोग आपसे टैक्स तो। अच्छा हम्म। नॉर्मली अगर आपने यहाँ पे अच्छा अच्छा। दिया रहेगा, जैसे कि अगर आपने नेशनल फंड होता है ना, ये राजीव गांधी फंड होता है, नरेंद्र मोदी का कोई तो फंड होता है, ये सब फंड वगैरह है, अगर ये लोग ना हाँ जैसे अभी कोरोना। हाँ हाँ, ये सब में अगर चल रहा है, आपने डोनेशन दे दिया ना, तो लास्ट में आप उसको क्लेम कर सकते हो, एज अ डोनेशन दिया रहेगा तो क्लेम कर सकते हो, उसका डिडक्शन वगैरह आप मिल सकता है आपको। पर ये तो सर ओके सैलरी ओके। की बात कर रही हूँ मैं, अगर आपने अपनी सैलरी छोड़ दी, वो भी अपने गवर्नमेंट को दे दिया, आपने बोला नहीं यार मेरे को नहीं चाहिए, आप फाइटर्स वगैरह को दे दो, वो लोग अपने लिए तो देश के लिए इतना कर रहे हैं, तो हम लोग भी देना चाहिए करके वो लोग ने दिया, तो ये टाइम पे आपको क्या होगा, टैक्स नहीं लगेगा। बट सिर्फ फोगोइंग ऑफ सैलरी रहेगा तो टैक्स लगेगा, क्योंकि आपने आपकी सैलरी खुद से छोड़ी है। अगर छोड़ी नहीं होती तो आपको मिलता मिलता तो गवर्नमेंट को भी इनकम होता ना, आपको ये सोचना है आपने। और सरेंडर के टाइम पे क्या हुआ, आपका सैलरी, पूरा सैलरी गवर्नमेंट के पास गया है, तो गवर्नमेंट टैक्स कैसे मांगेगी, क्योंकि पूरा सैलरी आपने उसको दे दिया, तो टैक्स नहीं लगेगा पैसा। समझ में आया? यस मैम। नेक्स्ट आपको बोला यस है मैडम। सैलरी, यस, नेक्स्ट आपको बोला है सैलरी रिसीव फ्रॉम, यहाँ पे आपको 3 चीजें बताइए कि आपको सैलरी मिला रहेगा तो क्या। अगर आपको फॉर्मर एम्प्लॉयर से सैलरी मिला है, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से सैलरी मिला है, और प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से सैलरी मिला है, तो टैक्सेबल होगा या नहीं वो आपको बताना है। फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब क्या, पहले आप किधर काम करते थे, पास्ट एम्प्लॉयर। प्रेजेंट एम्प्लॉयर मतलब जहाँ पे आप अभी फिलहाल काम कर रहे हो, एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मतलब आप फ्यूचर में जहाँ काम करने वाले हो वहाँ। मतलब मुझे एडवांस में भी, यहाँ पे आप समझ सकते हो कि मैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मुझे क्या मिलेगा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से मुझे सैलरी मिलेगा, अगर मैं प्रेजेंट जहाँ पे काम कर रही हूँ वहां से मुझे क्या मिलेगा, वहां से मुझे सैलरी मिलेगा। ठीक है, सैलरी मिलेगा तो सैलरी इज टैक्सेबल, आपको यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी में उसको टैक्सेबल बताना है। लेकिन आपको करंट ईयर में फॉर्मर एम्प्लॉयर क्या पैसा देगा, क्यों पैसा दे सकता है वो आपको। फॉर्मर एम्प्लॉयर मतलब पास्ट एम्प्लॉयर, जैसे आप जॉब छोड़ के आए हो वहां से, तो आपको प्रेजेंट में पैसा क्यों देगा वो। हो सकता है पीएफ बाकी हो लास्ट ईयर का कुछ, या लास्ट एम्प्लॉयर से आपका पीएफ का बाकी होगा हिसाब,
पेंशन बाकी हो सकता है, नॉर्मली पीएफ होगा, ग्रेचुटी मतलब होगा। जो बाकी रहेगा वो मिलेगा फॉर्मर एम्प्लॉइज से। यस यस यस, मतलब यहाँ पे जैसे एग्जांपल बता रही हूँ मैं आपको। अगर आपको इन केस ऐसा लग रहा है कि पास्ट एम्प्लॉयर से अगर आपको प्रेजेंट में कुछ मिल रहा है, मतलब अभी मैंने पास्ट जॉब छोड़ दिया, अभी मैं प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास काम कर रही हूँ, तो उसने मुझे लास्ट ईयर का बोनस नहीं दिया था, वो बोलता अभी देना चाहिए करके लास्ट ईयर का बोनस वो मुझे करंट ईयर में देके जा रहा है, तो फॉर्मर एम्प्लॉयर से आया तो भी उसके ऊपर टैक्स लगेगा। पैसा आया ना आपके हाथ में टैक्स भरने का। गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपको फॉर्मर एम्प्लॉयर से आए, प्रेजेंट एम्प्लॉयर से आए या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर से आए, आपको कुछ भी मिले आपको टैक्स लगेगा। इनकम हुआ ना तो टैक्स लगेगा। फॉर्मर एम्प्लॉयर से क्या क्या आ सकता है, पीएफ आ सकता है, बोनस, आवाज गया मैं। तो फॉर्मर से आपको क्या क्या आ सकता है, पीएफ का अमाउंट आ सकता है, पेंशन आ सकता है, ग्रेचुटी रहेगा तो वो आ सकता है, बोनस रहेगा तो आ सकता है। तो ये सब चीजें प्रेजेंट में आ रही है तो आपको टैक्स पे करना है। प्रेजेंट से आपको क्या क्या आ सकता है, प्रेजेंट से भी ये सब चीजें आ सकती है, पेंशन आएगा, ग्रेचुटी आएगा, लिव इन कैशमेंट आएगा, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिल सकती है सैलरी के अलावा, वो हम देखने वाले हैं। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर मतलब क्या, जैसे ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया, तो प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचर। तो फ्यूचर एम्प्लॉयर से क्या आ सकता है, अरे इन केस अगर फ्यूचर में अगर कोई एम्प्लॉयर के पास अगर आप जॉब ज्वाइन करते हो, वहां से अगर आपने कुछ एडवांस सैलरी आपको आया रहेगा, मतलब वो उसको आपको काम पसंद आया रहेगा, तो आपको वो जॉब के लिए ऑफर कर रहा है कि आप अगले महीने से मेरी कंपनी में आ जाओ, आपको एडवांस सैलरी दे के रखता हूँ, अभी से अगले महीने का काम करने से पहले ही मैं आपको पगार दे देता हूँ। तो आप खुश भी हो गए, आपको वो लोग ने उन्होंने आपको 30,000 का चेक बना के दिया, आपका काम बहुत अच्छा है करके उन्होंने मेरे को 30,000 का एडवांस सैलरी दे दिया। एडवांस सैलरी, आपको काम किया ना अभी आपने, नहीं किया, पैसा आया, हाँ पैसा आया, पैसा आया तो टैक्स भरने का। ड्यू और रिसिप्ट कर लिया, ड्यू नहीं हुआ है, एडवांस आया, ड्यू नहीं हुआ है, एडवांस आया मतलब रिसिप हो गया, रिसिप हुआ तो रिसिप पे टैक्स पे करो वैसा। तो एडवांस सैलरी भी आपको मिल रहा है तो वो भी टैक्सेबल है। तो आपको यहाँ पे इतनी सारी चीजें याद रखनी है, सैलरी हो, बोनस हो, कुछ भी हो, आपको टैक्स पे करना है। नेक्स्ट चीज आपको देखना है कि हम लोग अलावेंसेस देख रहे हैं कि एम्प्लॉयज का अलावेंसेस क्या क्या हो सकता है, लेकिन अलावेंसेस के नाम पे पहले हम लोग एक काम करते हैं, पहले हम लोग बेसिक सैलरी देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखो अलावेंसेस के नाम पे क्या क्या हो सकता है। आपको अलावेंसेस जो होगा वो टैक्सेबल भी हो सकता है, नॉन टैक्सेबल भी हो सकता है, या फिर वो पार्टली टैक्सेबल भी हो सकता है। मतलब कोई भी आपको अलावेंसेस मिल रहा है, सी अलावेंसेस मतलब क्या, जो एम्प्लॉय को अलावेंसेस मिलता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, you are getting your extra benefit from your employer, this is called allowances. So allowances may be taxable, non taxable, partly exempt, whatever the rule have to be followed, जो भी उसका रहेगा वो आपको समझना पड़ेगा। तो अलावेंसेस का ये मतलब है। उसके बाद पहले हम लोग सैलरी का मतलब जानते हैं। फर्स्ट हम लोग बेसिक सैलरी देखेंगे कि आपको सैलरी कितना मिलता है और सैलरी कौन सा अमाउंट पे टैक्स पे करना है आपको। मतलब फॉर एग्जांपल से आप जॉब पे ज्वाइन किए, आपने जॉब ज्वाइन किया और आपको बोला कि आपका सैलरी जो रहेगा वो 30,000 सैलरी हम लोग आपको देने वाले हैं। आपने पूरा मंथ काम किया, आपको चेक वो लोग ने बना के दिया और 25,000 का चेक आपको हाथ में दिया, आप क्या करोगे भैया, उसमें क्या बोलोगे आप? मैडम फिर से बोलना, क्या बोले? मैं बोल रही हूँ कि अगर आपने जॉब ज्वाइन किया, कोई कंपनी जॉब ज्वाइन किया है और वहां पे आपको बोला गया था कि आपकी सैलरी 30,000 रुपीज रहेगी, आपका महीना खत्म हुआ, आपको उसने 25,000 का चेक बना के दिया, तो अभी आप क्या करोगे? हाँ, तो आपका सैलरी, हाँ टीडीएस काट के नहीं देंगे वो, क्या, तो TDS कट नहीं अपॉइंटमेंट लेटर करेंगे। देगा ना मैम, वो तो अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा ना उसको। हाँ अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह बरोबर दिया है, अपॉइंटमेंट लेटर में भी लिखा है कि आपका सैलरी 30,000 है, और आपके हाथ में उसने चेक जो दिया है वो 25,000 का ही दिया, हाँ, तो इसमें 5,000 कम दिया, तो आप पूछने के लिए गए उनको, आप पूछने के लिए तो गए और डिडक्शन रहेगा। हाँ यस डिडक्शन रहेगा कुछ, यस। हाँ, टीडीएस वीडीएस काट के। तो यहाँ पे उसने आपको समझाया कि आपका सैलरी 30,000 नहीं है, बट वो 30,000 में से आपका 1,000 टीडीएस में जा रहा है, 2,000 प्रोफेशनल टैक्स में जा रहा है, डिपेंड्स, पीएफ, यस पीएफ में जा रहा पीएफ है, मेडिकल।
तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिक सैलरी इज ऑलवेज टैक्सेबल रहेगा अमाउंट आपका, इट शुड बी ऑलवेज ग्रॉस्ड अप। अगर आपको किसी ने नेट अमाउंट बताया है तो आपको उसको एड ऑन करना पड़ेगा और उसको ग्रॉस अमाउंट बताना पड़ेगा। मतलब याद रखना, पूरे टैक्स में कभी भी हम लोग नेट अमाउंट नहीं लेते हैं, हमेशा टैक्सेबल अमाउंट में लेना है, वो ग्रॉस अमाउंट ही रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सैलरी आपको जो मिली, अभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया था उसके हिसाब से यहाँ पे देखो आपका नेट बेसिक सैलरी कितना हुआ, 25,000 हुआ। जो एग्जांपल मैंने दिया आपको 30,000 सैलरी था, 25,000 हाथ में दिया, मतलब नेट बेसिक कितना हो गया, 25 हो गया। उसमें से उसने बताया आपको कि प्रोफेशनल टैक्स आपका 1,000 रुपये कटा है, टीडीएस आपका 4,000 कट गया एग्जाम्पल, तो आपका टोटल 5,000 हमने डिडक्शन किया है, तो टोटल आपका ग्रॉस सैलरी कितना हो गया, 30,000। लेकिन बेसिक सैलरी हमेशा याद रखना, हम लोग को बेसिक सैलरी नेट ही चाहिए, नहीं हमको ग्रॉस चाहिए। अगर आपके सम में नेट दिया हुआ है आप एड ऑन कीजिए, आपको बोला है नेट सैलरी, उसमें जितना भी डिडक्शन हुआ रहेगा आपको सब ऐड करना है, और आपको यहाँ पे क्या करना है, ग्रॉस बेसिक सैलरी लेके बताना पड़ेगा। तो ये मेरा ग्रॉस बेसिक सैलरी था। नेक्स्ट आपको बोला है डियरनेस अलावेंस, हम लोग का अभी अलावेंस से स्टार्ट होता है। डियरनेस अलावेंस, डियरनेस अलावेंस को यहाँ पे बोला जाता है महंगाई भत्ता। मतलब ये एक्स्ट्रा बेनिफिट आपका एम्प्लॉयर देता है एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन इन द मार्केट। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है और ये टाइम पे अगर आप जाके आपके एम्प्लॉयर को बोलते हो कि सर मार्केट में इन्फ्लेशन है, अभी हम लोग का हमारी सैलरी से जितना आप सैलरी दे रहे हो उतने से मेरा घर नहीं चलता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा एज अलावेंसेस के नाम पे, तो कोई कोई अलावेंस कोई कोई एम्प्लॉयर देगा अगर आपके पास अच्छा रिलेशन रहेगा या फिर आप इतने साल से वो ऑफिस में काम कर रहे हो, सो दे विल गिव यू, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी एम्प्लॉयर विल गिव यू, बिकॉज वो लोग के इधर भी तो इन्फ्लेशन है ना यार, आप लोग के इधर ही नहीं है, एम्प्लॉयर को भी इन्फ्लेशन लगता है। तो ये टाइम पे क्या होगा, समटाइम्स आपको मिलता है समटाइम्स आपको नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखो बताया एट द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, मार्केट में इन्फ्लेशन हुआ, मार्केट के सबके भाव बढ़ जाने लगते हैं, तो हम लोग का जो सैलरी होता है उससे काम नहीं चलता है, तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मुझे मिलता है। ये फुल्ली टैक्सेबल है, याद रखना ऑलवेज फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि ये बेनिफिट जो है डियरनेस अलावेंस का जो फुल आपको बेनिफिट दिया जा रहा है वो सब एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, सब एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है, मतलब आपको मिल रहा है, तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। ठीक है, तो याद रखना बेसिक सैलरी हमेशा ग्रॉस अमाउंट होना चाहिए एंड डियरनेस अलावेंस जो रहेगा वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे ये पर्सन है, वो कुछ सोच रहा है, क्या सोच रहा है, पर्सन इज थिंकिंग समथिंग, क्या सोच रहा है देखो ना, वो बता रहा है क्या सोच रहा है, दिस एम्प्लॉय रेंडिंग इज अ गुड सर्विस, आई शुड थैंक हिम। इसका मतलब क्या है, ये एम्प्लॉयर सोच रहा है कि यार एम्प्लॉय ने मेरी इधर काम किया है, मुझे इसको थैंक यू तो बोलना चाहिए यार, अच्छा काम किया है इसने, उसने अच्छी सर्विस दी है मुझे। तो एम्प्लॉय क्या सोच रहा है, आपने जब उसको ये बोला तो आप क्या बोलोगे, फॉर एग्जाम्पल से आपके एम्प्लॉयर ने आपको बोला तो आप क्या बोलोगे, क्या रवि सर आप तो क्या काम करते हो यार, अच्छा काम किया आपने, मुझे सर्विस अच्छा दी है, मुझे आपको थैंक यू बोलना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, बोलो। कुछ बोनस देने के लिए बोलेंगे एक्स्ट्रा। अच्छा बोलोगे। देखो ये एम्प्लॉय क्या बोल रहा है, जस्ट थैंक यू फॉर माई 10 years ऑफ हार्ड वर्क, आप मुझे सिर्फ थैंक यू बोल रहे हो सर, देखो ये कुछ तो बोल रहा है यहाँ पे। यस यू आर राइट यार, आपने 10 साल की सर्विस बोली ना यार, 10 साल मैंने आपको, आपने मेरे को अच्छी सर्विस दी है, कुछ तो बनता है। तो इसने बोला चलो ठीक है, आई गिव यू, आई पे यू 15 days का सैलरी एक्स्ट्रा एवरी ईयर यू हैव बीन वर्किंग विद अस। मतलब हर महीने, मतलब एक महीना आपने मेरे इधर काम किया रहेगा तो उसका 15 दिन का एक्स्ट्रा मैं आपको दूंगा, मतलब एक महीने का सैलरी अगर आपका 25,000 है तो मैं आपको 15 दिन का सैलरी मैं ऐसे ही फ्री में दूंगा। ऐसे कैलकुलेट करोगे जितना आपने मेरा, जितना महीना आपने मेरे इधर काम किया रहेगा उतना, तो खुश हो गए। अभी इसने थैंक यू बोला, समझ में आया ये किसकी बात चल रही है, ये जो कैलकुलेशन हो रहा है ये किसकी बात चल रही है, ये सब कैसे कैलकुलेट, क्या बोल रहे हो, उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट उसको मिल रहा है उसके बारे में बोल रहे थे। यस यस। तो यहाँ पे जो बोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपका सेविंग उसने करके रखा है, उसको बोलते हैं ग्रेचुटी फंड। मतलब आपका एम्प्लॉयर आपको क्या करेगा, यहाँ पे आपको ग्रेचुटी देगा। अगर आपने मेरे इधर इतना काम किया है, 10 साल की सर्विस की है ना आपने मेरे इधर, मतलब नॉर्मली क्या होता है अगर आपने कोई भी कंपनी में
10 साल का अगर कंटिन्यूस सर्विस किया है तो आपको ग्रेचुटी बनता है। नॉर्मली ये रूल चेंज होकर 5 इयर्स हो चुका है, बट मार्केट में कोई मानता नहीं है। एम्प्लॉयर मानेगा तो देना पड़ेगा, क्योंकि कोई मानता नहीं है। 10 साल मानते हो लोग। अगर आपने कोई भी कंपनी में 10 साल रुके हो या 5 साल रुके हो तो भी आपको ग्रेचुटी बन जाए, मिलना चाहिए। तो आपको ये ग्रेचुटी की बात चल रही है। ग्रेचुटी एलिजिबल किन लोगों के लिए है, कौन कौन एलिजिबल है ग्रेचुटी के लिए? देखो आपको बोला है एलिजिबल फॉर ग्रेचुटी मिनिमम 5 इयर्स होना चाहिए आपके जॉब पे। मार्केट में नया रूल बता रही हूँ मैं, पहले 10 साल था, अभी 5 इयर्स हुआ है कि मिनिमम 5 साल तो आपको एक कंपनी में काम करना है। वो भी कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 साल आपने काम किया फिर छोड़ के आए, फिर वापस आके 2 साल उसी कंपनी में काम किया, तो नहीं होगा। कंटिन्यूस होना मैम चाहिए। बोलिए ना। तो पीएफ तक नहीं है, मतलब ऐसा रहता है कि पीएफ तक नहीं रहता है, ग्रेचुटी तो छोड़ो, 5-6 साल हो गए हम्म तो उसके लिए मतलब हम लोग को मतलब जो भी मिलता है मारवाड़ी फॉर्म है, जैसे मारवाड़ी फॉर्म में डायरेक्टली कैश या बिल्डर्स है तो उसमें डायरेक्टली कैश या अकाउंट में देते हैं। पहले तो जब से मनी लॉन्ड्रिंग जो हुआ था ना, मनी पैसे का जो मोदी ने निकाला था, तो उस टाइम से फिर देने लगे हो बैंक में, नहीं तो पहले तो कैश ही देते थे अच्छा, बिल्डर्स में। और तो वो फंड लोग तो सर्विसेज नहीं, तो आपकी पहले से कंपनी तो नहीं देगी, मुझे नहीं लगता आपकी कंपनी ये देती होगी ग्रेचुटी। ये बड़ी बड़ी कंपनी देती है नॉर्मली। सी मैं वही बता रही हूँ, मार्केट में रूल बहुत हाँ सारे बड़ी हैं, सब कंपनी फॉलो, हमारी। हाँ सब फॉलो नहीं करते। लेकिन जैसे यहाँ पे पीएफ का भी रूल है, बट हाँ। मार्केट में पीएफ कट नहीं होता है। सीए वाला कभी हम्म पीएफ कट नहीं करेगा आपका। ये रूल है, मार्केट में हम्म रूल बनाया है, बट कोई फॉलो नहीं करता है, वही तो प्रॉब्लम है। तो अगर उसके अगेंस्ट में हम लोग हाँ, कुछ अगर कंप्लेंट करते हैं तो वो होता है क्या कुछ? नहीं नहीं, वो फिर वो तारीख पे तारीख आता रहेगा आपका, उल्टा पैसा एक्स्ट्रा जाएगा बट आपको मिलेगा नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। वही चीज होती है क्योंकि हम लोग का 50,000 क्या के लिए कॉर्पोरेट 2 लाख सिस्टम जाएगा में तो वेट मिलेगा वेट नहीं। वेट वेट, सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इसका। ठीक है, डिस्कशन हम लोग